नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर महीने का जो पहले वीक का करंट अफेयर हुआ है उसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। नेशनल न्यूज़ है, वो हो इंटरनेशनल, स्टेट न्यूज़ या फिर स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी न्यूज़ बनी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अगर दिसंबर के पहले वीक से इनमें से कोई भी टॉपिक से करंट अफेयर बनता है तो इस वीडियो से ही बनेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है नीति आयोग। आप जानते होंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है भारत का। तो नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस कॉलिशन को लॉन्च किया है। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बसों को, जो इलेक्ट्रिकल बसों के नंबर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने, नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ कॉलिशन किया, मतलब कोलैबोरेट किया है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल बसों को स्टेट टू स्टेट इंक्रीज किए जाएंगे इनके नंबर, इनकी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया जाएगा, जिससे हर स्टेट अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बसों को दौड़ा सके, मतलब चला सके, और सिंपल सी बात है कम दामों पर। तो इन नीति आयोग और WRI दोनों लोग मिलकर, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इलेक्ट्रिकल बसों के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ बात की जाए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की, तो इसके CEO है इस समय OP अग्रवाल। इस्टेब्लिशमेंट 2011 में हुआ था और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मैं आपको बता दूं नीति आयोग क्यों, तो नीति आयोग 2015 में बनाया गया था। चेयरमैन प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला पॉइंट है सुनील अरोड़ा, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे भारत के। इन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी ईडिया को। मतलब यहाँ पे IDEA की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस। यहाँ के मेंबर बने हैं सुनील अरोड़ा। यहाँ पर ईडिया की फुल फॉर्म क्या है, आइडिया, ईडिया कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन IDEA की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। इसको फाउंड किया गया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, मतलब इसकी लोकेशन स्वीडन में है, और सेक्रेटरी जनरल है केविन कासस जमोरा। आगे बात करें, अब बात करेंगे, मतलब ये दो न्यूज़ बनी जो हमारे नेशन से रिलेटेड थी, इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ बनी वो ये दो थी। अब बात करते इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बना है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ओलफ स्चोल्स। आप कुछ भी इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ओलफ स्चोल्स है जो कि नए जर्मनी के चांसलर बने हैं। आपने चांसलर जर्मनी का याद कर रखा होगा तो एंजेला मर्केल को याद कर रखा होगा, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस पद पर रहीं। 16 साल के बाद, लगातार 16 साल तक ये जर्मनी की चांसलर रहीं। अब इनकी जगह लेने वाले हैं ओलफ चोसले, ओलफ चोसले। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आप प्रोनाउंशिएट इनको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इनको इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो किसी की लेगेसी है। 16 साल तक किसी ने एक पद पर काम किया, उसके बाद कोई नया पर्सन चुना गया, तो इंपॉर्टेंट तो बनता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जर्मनी की बात करें तो कैपिटल है बर्लिन, और यूरो इसकी करेंसी है। इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर। आगे बात करें, अगली न्यूज़ है US ने अनाउंस किया है कि वो डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक को। मैं आपको बता दूं 2022 में बीजिंग में होने वाला है विंटर ओलंपिक। वहां पर US ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं भेजने वाला है। ठीक है, और वो इसने ऐसा क्यों किया है, तो मैं आपको बता दूं चाइना ना ह्यूमन राइट को काफ़ी खराब कर रहा है। कह सकते हैं कि मुस्लिम पर जो अत्याचार कर रहा है, अपने पड़ोसी जो देश हैं उन पर अत्याचार कर रहा है, जैसे कि हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, मुस्लिम लोग हो गए वहाँ पर, तिब्बत हो गया, वहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट को चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से US उनको बाइकॉट करने वाला है बीजिंग विंटर ओलंपिक में, जो कि 2022 में ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि US
कह रहा है कि हम अपने ऑफिसर्स नहीं भेजने वाले हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। वो जा सकते हैं, वो वहाँ पर खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑफिसर्स हमारे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगली न्यूज़ आई है अदामा बारो, जो कि सेकेंड टर्म के लिए गाम्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं। गाम्बिया कौन सा देश है तो मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक बॉर्डर कोस्टल लाइन से जुड़ता हुआ एक देश है, जो कि जिसके प्रेसिडेंट बने हैं अदामा बारो। अब रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो गाम्बिया की जो कैपिटल है वो है बंजुल और करेंसी है गाम्बियन दलासी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भारत से रिलेटेड है। गीता गोपीनाथन, आपने सुना होगा, चीफ इकोनॉमिस्ट, कहाँ की? IMF की, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी हुई हैं? गीता गोपीनाथन। इन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं रिटायरमेंट की घोषणा कर रही हूं क्योंकि मेरा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। 2022 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही क्या किया, IMF ने इनको सेकंड हाईएस्ट पोजीशन दे दी अपनी। IMF की सेकंड हाईएस्ट पोजीशन कौन बैठने वाली हैं? तो गीता गोपीनाथन भारत से बिलोंग करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सा पद होगा इनका? तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर गीता गोपीनाथन अब बैठने वाली हैं। भारत की पहली महिला है जो भारत में जन्मी है और इतने बड़े पद पे IMF में बैठने वाली है। पहले चीफ इकोनॉमिस्ट में भी थी, वो भी पहला पद था, पहली भारतीय महिला थी, लेकिन यहां पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली है गीता गोपीनाथन, ये भी पहली महिला बन गई है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पर्सन हो चुकी है ये, आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलिए, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट पद है IMF का, तो इसका हाईएस्ट पद कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो यहां पर आपको सारी डिटेल बताता हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा और मेंबर है इस समय IMF के 190 देश। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इसको फॉर्म किया गया था 1945 में। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। या आप सारी चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं ये जगह किसकी लेने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओकामोतो की जगह लेने वाली है। मतलब अभी तक ओकामोतो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब बन गई हैं गीता गोपीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है स्वीडन से। स्वीडन से आया है, क्या आया है कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है स्वीडन की, उनका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कुछ भी दुनिया में, भारत में जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्वीडन के पार्लियामेंट को कहते क्या है? रिक्सडाग। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इनका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये महिला आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, मैग्डालेना एंडरसन, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है स्वीडन की। स्वीडन किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आगे बात की जाए, अब बात करेंगे स्टेट संबंधित जो भी करंट अफेयर बना है उसको। तो हमने दो डिस्कस कर लिए, एक तो नेशन का और एक इंटरनेशनल। नेशनल और इंटरनेशनल डिस्कस कर लिया, अब स्टेट की बारी है। तो पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से एक इंफॉर्मेशन आई है, क्या आई है? तो कजू वैली वेटलैंड, कजू वैली वेटलैंड को 16th बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। तमिलनाडु में भी आपको बता दूं विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? तो सुप्रिया साहू, जो कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि 16th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की कौन बन गई है, कौन बन गया है? तो कजुवेली वेटलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो तमिलनाडु में ऐसा अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। और तमिलनाडु का डांस है भारतनाट्यम। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जो कि गुजरात से आया हुआ है, क्या है? RBI के अकॉर्डिंग गुजरात को मतलब अनाउंस किया गया है कि ये हमारे भारत देश का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हब बना है।
इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लेकिन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुजरात ऐसा स्टेट बना है जहां पर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग? आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। अभी रिसेंटली में इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है झारखंड से। तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने अनाउंस किया है हमार आपन बजट वेब पोर्टल। यहां पर क्या होगा, इस पोर्टल पे जाकर, ये आप देख सकते हैं पोर्टल, यहां पर जाकर आम आदमी भी ये बता सकता है कि भैया हमारा बजट ऐसा होना चाहिए, हमारे स्टेट का बजट में ये चीज इंक्लूड करो। तो जो भी आपको अपने झारखंड के बजट में इंक्लूड कराना है, आप यहां पर जाएं और अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें कि भैया हमारे बजट में ये इंक्लूड करो। तो इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाएगा। अगर आपका सजेशन बेहतर होगा तो उसको झारखंड के सीएम का कहना है कि हम अपने बजट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जनता से पूछा जा रहा है कि आपको कैसा बजट चाहिए, आप सजेस्ट कीजिए। और इसके लिए झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन ने, उन्होंने हमार आपन बजट वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जो कि 2022-23 के बजट में जनरल पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उनको देखते हुए बजट बनाने की इनकी घोषणा है। चीफ मिनिस्टर के झारखंड के कौन है, मैंने आपको बता ही दिया, हेमंत सोरेन। और गवर्नर रमेश बैस है। झारखंड की कैपिटल क्या है, तो रांची झारखंड की कैपिटल है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से है। तो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट स्कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जो पुलिस बेहतर काम करती है ह्यूमैनिटी के लिए, परफॉर्मेंस प्रोफेशनलिज्म, मतलब अपना जो परफॉर्मेंस होता है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करती है, नहीं कि कहीं भी डंडे मार रही है, नहीं, मतलब अपना काम सही से करती है और मिलजुल के करते। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के काम पर अड़चन न लगाए, सब मिलजुल के काम करें, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन की जाए, और भी बहुत सारे फैक्टर के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश बेस्ट रहा, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा 2021 का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है केरल से। केरल टूरिज्म में, मतलब केरल ने अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे ये करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो कोविड-19 में दिक्कतें पैदा हुई हैं टूरिज्म सेक्टर को, उसे बेहतर किया जा सके और अपने केरल को ऐसा हब बनाया जा सके कि यहाँ पर टूरिज्म मतलब घूमने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। घूमने वाले लोग जितने ज़्यादा आएंगे किसी भी राज्य में, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर होती चली जाएगी। ऐसा क्यों है? आप आएंगे तो वहाँ पैसा खर्च करेंगे तो उन लोगों को पैसा मिलेगा, वहाँ की आम पब्लिक को पैसा मिलेगा, आम पब्लिक का जो रहन सहन है वो अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है, हर स्टेट चाहता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म आए, उस स्टेट में सबसे ज़्यादा टूरिज्म आए। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इमारतें हैं, जैसे आगरा में आप देख लीजिए। तो जो भी इमारतें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करता है उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म सेक्टर है काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर बात करें स्ट्रीट की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल टेंजिबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म हब। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है स्ट्रीट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कैपिटल इसकी त्रिवेंद्रपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है वाराणसी से। तो वाराणसी बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। तो आपको बता दूं, रोपवे सर्विस आम पब्लिक के लिए स्टार्ट करने वाला वाराणसी पहला सिटी बन गया है इंडिया का। तो आपको याद रखना है, दुनिया में तो ये तीसरा है और भारत देश में ये पहला है जो आम पब्लिक के लिए ये सर्विस स्टार्ट कर चुका है। ठीक है,
और ये जो सर्विस है कितने लेंथ इसकी कितनी है, तो 3 किलोमीटर 3.45 किलोमीटर की इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर तक ये पूरी जो लेंथ है वो रहने वाली है, रोपवे सर्विस है वो रहने वाली है। ये वाराणसी है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। आगे बात करें, अगला है नागालैंड पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन दी है, उसको देख लेते हैं। तो नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें यह होगा कि अगर कोई भी आपको सजेशन देना है कि सर आप हमारे इलाके में ऐसा कर दीजिए तो सर्विस आपकी और बेहतर हो जाएगी, वो दे सकते हैं। कोई कंप्लेंट करनी है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी ऑफिसर के बारे में कंप्लेंट करनी है तो वो भी की जा सकती है। यहाँ पर पूरी सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है नागालैंड पुलिस के द्वारा। तो इन्होंने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है, तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड की पुलिस ने ये लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किसने किया है, तो नागालैंड के जो डीजीपी हैं टी जॉन लॉन्ग कुमार ने इसको लॉन्च किया है। ये जो ऐप है इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो एक्सिलॉजिक टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर इस समय है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है नागालैंड का। वैसे वो गवर्नर है असम के, लेकिन आर.एन. रवि थे पहले नागालैंड के गवर्नर, लेकिन आर.एन. रवि को भेज दिया गया तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के गवर्नर बन गए। तो अब यहाँ की जो पोजीशन है वो खाली हो गई, तो इसकी वजह से जगदीश मुखी को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया और नागालैंड के ये इस समय गवर्नर है और असम के भी गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रशिया। अब यहाँ से स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। बीच में स्लाइड लगानी शायद मिस हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो रशिया ने डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया है क्रोएशिया को। कहां पर, डेविस कप में। डेविस कप ऑर्गेनाइज हुआ, कहां पर डेविस कप ऑर्गेनाइज हुआ, तो मैड्रिड स्पेन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पर रशिया जीत गया है, क्रोएशिया को हरा चुका है फाइनल में। ठीक है, तो डेविस कप यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया इसका फाइनल, मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला इसमें, इस टूर्नामेंट में, तो एंड्रो रुबलेव को, एंड्रो रुबलेव को ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया और रशिया यहां पर जीत गया है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। किसको किसको, तो विक्टर एक्सेल्सन और ताई जू जिंग, ये दो लोगों को चुना गया है। ये नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको फाउंड किया गया था 1934 में, हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है, प्रेसिडेंट इसके पॉल एरिक होयर लार्सन है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं अजाज पटेल। अजाज पटेल दुनिया में तीसरे बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने पूरी एक पारी को, पूरी एक इनिंग में 10 की 10 विकेट ले ली। पहले कौन थे, तो पहले थे जिम लेकर जो कि इंग्लैंड के बॉलर थे। 1956 में उन्होंने 10 विकेट ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरे थे अनिल कुंबले जिन्होंने पूरी एक इनिंग, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है ना, उसमें एक इनिंग पूरी विकेट ली है इन्होंने। कौन, अजाज पटेल, जिसलिए हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे थे अनिल कुंबले, भारत से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में पूरी 10 की 10 विकेट एक इनिंग की ली थी। और अब तीसरे बॉलर बन गए हैं अजाज पटेल जिन्होंने पूरी इनिंग अपनी 10 विकेट हासिल कर लिए, भारत के खिलाफ ये खेल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना जो कि 6 बार एक टीम है जीती हुई है, उसको हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को अपने हाथ में कर लिया। मतलब अर्जेंटीना ने 6 बार की विजेता जर्मनी को हरा दिया। कहां पर हरा दिया, तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में हरा दिया, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। इंडिया में स्टेट है ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था।
वहां पर अर्जेंटीना जीत गया और जर्मनी फाइनल में हार गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, कहां पर? कलिंगा स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया, वहां पर ये मैच हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो याद रखिएगा अर्जेंटीना इस साल का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। आगे बात करते हैं, यहां पर जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द मतलब कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, प्लेयर ऑफ गोलकीपर रहा, मतलब बेस्ट गोलकीपर रहा, तो ये सारे अवार्ड को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन थे? टिमोथी क्लेमेंट, जो कि फ्रांस के प्लेयर थे, याद रखना है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट थे अंटोन ब्रिकमैन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। हीरो टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, जो सबसे ज्यादा गोल जिन्होंने किए हैं वो कौन थे? तो माइल्स बुकेंस, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, 18 गोल इन्होंने किए हैं। ओडिशा फेयर प्ले अवार्ड टीम चिली को मिला है, मतलब चिले को मिला है, याद रखना है। ओडिशा फैन चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट इग्नासियो नार्दोदिलो, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। हॉकी इंडिया मैक्सिमम टीम गोल, मतलब पूरी एक टीम ने मिलकर मैक्सिमम गोल कहां किस टीम ने किए हैं? तो नीदरलैंड 45 गोल किए हैं, और प्लेयर में कौन थे? माइल्स बुकेन, 18 गोल उन्होंने अकेले अकेले किए थे, वो भी नीदरलैंड से ही बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया बेस्ट गोल सेव्ड ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब बेहतर तरीके से गोल को सेव करने वाले प्लेयर कौन थे? तो महमूद सलीम, जो इजिप्ट से बिलोंग करते थे। और इंडिया बेस्ट कोच ऑफ द टूर्नामेंट मिला है जॉन्स स्केमिट्स को, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जो पीछे अवार्ड पड़े हैं वो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट के मैच वो प्लेयर थे, बेस्ट प्लेयर थे, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया। आगे बात करें तो लुइस हैमिल्टन कारों की रेस जीत चुके हैं। मतलब आपको बता दूं, लुइस हैमिल्टन इस समय सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले प्लेयर हैं। 100 से ज्यादा रेस ये जीत चुके हैं। 100वीं रेस जो जीते थे वो इसी साल जीते थे रशियन ग्रैंड पिक्स को, रूस की जो ग्रैंड पिक्स होती है, रूस की जो कारों की रेस होती है, उसको जीतकर इन्होंने 100वीं रेस का जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो सबसे ज्यादा रेस जीते हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने इस बार सऊदी अरब की जो ग्रैंड पिक्स हुई है उसको भी जीत ली है, मतलब सऊदी अरब की जो कारों की रेस हुई है उसको भी इन्होंने जीत लिया है। टोटल कारों की रेस होती हैं 27, इस साल ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी 22, और 5 जो है वो कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दी गई। तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, मतलब जितने भी 21 हो चुके हैं अभी तक, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो ग्रैंड पिक्स हुई, पहली जो इस साल की कारों की रेस हुई, वो हुई थी बहरेन ग्रैंड पिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन जीते। मर्सिडीज चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते, रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल पोर्चुगीज ग्रैंड पिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन जीते, और स्पेनिश ग्रैंड पिक्स को भी लुइस हैमिल्टन जीते। मोनाको ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को सर्जियो पेरेज जीते। साल की इकलौती रेस ये जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को कौन जीते हैं? सर्जियो पेरेज, जो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। स्टाइरियन ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। इस साल मैक्स वर्स्टप्पन भी काफी रेस जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन जीते। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते। आगे बात करें, हंगेरियन ग्रैंड पिक्स को एस्टेबन ओकन साल की इकलौती रेस जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है एस्टेबन ओकन। रेनॉल्ड चलाते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, डच ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड पिक्स को डैनियल रिचार्डो, जो कि साल की इकलौती रेस जीते, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकलारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर हैं। रशियन ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन, और इसी रेस को जीतने के साथ ही लुइस हैमिल्टन ने 100 रेस अपनी जीत ली थी। ठीक है, टर्किश ग्रैंड पिक्स को वाल्टेरी वोटास साल की इकलौती रेस जीते, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मर्सिडीज चलाते हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड स्टेट की जो ग्रैंड पिक्स हुई उसको मैक्स वर्स्टप्पन, मैक्सिको सिटी की जो ग्रैंड पिक्स हुई उसको मैक्स वर्स्टप्पन, और बाकी तीनों ब्राजील की ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन। या आप सोच रहे होंगे साउ पाउलो लिखा हुआ है तो आप ब्राजील क्यों बोल रहे हैं? इसको ब्राजील ग्रैंड पिक्स भी कहा जाता है, तो उसको लुइस हैमिल्टन जीते। कतर ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते, और सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते। तो लुइस हैमिल्टन
और मैक्स वर्स्टप्पन साल की काफ़ी रेस जीते हैं और बाकी जितने प्लेयर हैं वो एक एक रेस जीते हैं, जैसे सर्जियो पेरेज हो गए, एस्टेबन ओकन हो गए, डैनियल रिचार्डो हो गए और वाल्टेरी बोटास। ये जो 4 प्लेयर हैं ये एक एक रेस जीते हैं और बाकी सारी रेस 2 ही पर्सन जीते हैं, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।